Hello, this is CS301 ICT Information Communication Technology. This is Mrs. शाहिदा इकबाल. आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, उसके टाइप्स के बारे में तमाम डिटेल्स जो है वो हम देखेंगे. बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. यानी किसी भी मसले को अगर हमें हल करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं थ्रू सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं विच आर यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के, उनको मैनेज कर रहे होते हैं और उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं. बेसिकली डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं और उन तमाम की एलोकेशन, उनकी मैनेजमेंट, उनकी यूसेज, ये सब जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है. बेसिकली जो इनके मेजर फंक्शंस होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो ये होते हैं कि डाटा को जो है वो कैसे सेव किया जाएगा डिस्क पर, कैसे कंप्यूटर को वर्किंग में लाया जाएगा और हाउ टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स. तो ये तमाम काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर अंजाम दे रहा होता है. बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ये तमाम जो है आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में. तो हमने जो डिस्कस करना है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करना है बेसिकली. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं विच आर यूज टू मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर से के कंपोनेंट से मुराद ये है कि जितने भी कंप्यूटर से कंपोनेंट रिलेटेड हैं वो तमाम को मैनेज करने के लिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है. बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर पर रन हो रहा होता है. एक कंप्यूटर जो है वो इसके बगैर कोई भी काम जो है, कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता. बिकॉज़ अगर ये नहीं है इंस्टॉल किसी भी कंप्यूटर पर तो कंप्यूटर इवन वर्क ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा. इट मीन्स कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एज एन इंटरफेस काम कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या है? टू वर्क एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. मीन्स कि यूज़र जो है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो है वो मुहैया करता है कि जिसकी वजह से विजुअली कि हम जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर्स को. तो सम एग्जांपल्स हैं. MS विंडोज़ होता है, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल्ड होते हैं और कंप्यूटर जो है वो इनको इस्तेमाल करके डिफरेंट तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है. तो कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि ये परफॉर्म करता है वो ये होता है कि ये बेसिकली लोड करता है प्रोग्राम्स को मेमोरी में ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके. यानी जो प्रोग्राम्स हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी से या स्टोरेज से लोड करना मेमोरी में सो दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड. इसके अलावा जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं, जितने भी डिवाइसेस काम कर रहे हैं, उन तमाम के ऑपरेशंस को, उनके तमाम के जो डिवाइसेस हैं उन तमाम के ऑपरेशंस को, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करना भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. इसके अलावा जितनी भी फाइल, जितने भी फोल्डर्स होते हैं उन तमाम को मैनेज करना, उनको स्टोर कराना, कौन सी फ़ाइल कहाँ किधर रखवानी है, उस पर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, तमाम जो किस टाइप की हैं, ये सारे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर अंजाम दे रहा होता है. इसके अलावा ये है कि हमें अगर अपने कंप्यूटर को सिक्योर करना है फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता है. इसके अलावा अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आता है, बिकॉज इट इज़ यूज टू मैनेज द हार्डवेयर डिफरेंट कंपोनेंट्स. सो अगर कोई किसी भी हार्डवेयर की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है. तो लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सब जो है वो एग्जांपल्स हैं डिफरेंट
सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। इसके अलावा जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फर्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब है कि आसानी पैदा करना यूज़र्स के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर पर, जो कि इंस्टॉल होता है, तो हम उसको यूज़ करके यूज़र जो है डिफरेंट टास्क ईजीली जो है वो परफॉर्म कर सकता है। यानी इसका काम क्या होता है, जो डिफरेंट टास्क हैं उनको परफॉर्म करना। और इसके अलावा जो है वो जो डिफरेंट ये यूज़र को हेल्प आउट कर रहा होता है। जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रन कर रहे हैं उनको भी जो है अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो उनको भी ईजीली जो है वो सॉल्व करता है, यूज़र को हेल्प आउट करता है कि यूज़र जो है वो ईज़िली उसको जो है वो उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सके। इसके अलावा जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो पर्सन्स जो कि कोड डेवलप करते हैं, यानी जिनका काम जो है वो कोड डेवलपमेंट होता है, तो उनके लिए भी आसानी होती है। यानी यूज़र्स जो है वो ईज़िली कोड जो है वो डेवलप कर सकते हैं बिकॉज इट्स इंटरैक्टिव सिस्टम। और इंटरैक्टिव सिस्टम में यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के की हेल्प की वजह से जो है वो ईज़िली जितना भी उन्होंने उसको जो है वो करना है, प्रोग्राम डेवलप करने हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके, तो वो ईज़िली जो है वो उन प्रोग्राम्स को यूज़ करके, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके जो है वो ईज़िली जो है वो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या मुराद है? एफिशिएंसी से मुराद ये है कि जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करना, यानी जो कंप्यूटर की वर्किंग है उसको इम्प्रूव करना, सो दैट डिफरेंट डिवाइसेस विच आर प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तमाम डिवाइसेस जितने भी हैं इनको एफिशिएंटली ये जो है इनका इस्तेमाल हो सके। इसमें जो है वो आमतौर पर उनकी प्रोसेसिंग पावर हो जाती है, स्टोरेज, इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये तमाम के तमाम जो है वो एफिशिएंटली काम करते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है एबिलिटी टू इवॉल्व। एज वी नो इन दिस कंप्यूटर एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग रैपिडली। तेज़ी से ज़माना बदल रहा है, तेज़ी से जो है वो टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस ऑपरेटिंग सिस्टम शुड आल्सो इवॉल्व, कि उसको भी चेंज होना चाहिए। तो ये यूज़र को जो है अलाउ करता है, या यूज़र जो है इस काबिल होता है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जितने भी चेंजेस हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर सकता है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में चेंज किए बगैर, यानी जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग जो है किसी भी कंप्यूटर का स्टार्ट होना या रीस्टार्ट होना जो है वो बूटिंग कहलाता है। यानी कंप्यूटर हमारा जब हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट कर देता है अपना वर्किंग। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो इजीली जो है वो हम जस्ट एक बटन को क्लिक करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो उसको स्टार्ट करना, अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। कंप्यूटर जो है वो हमारा, हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। तो बूटिंग की जो है, जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है उसे बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग जो है वो आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ कोल्ड बूट एंड द सेकेंड इज़ वार्म बूट। In cold boot, turning on computer after it has been completely powered off, यानी हमने completely पहले उसको शट डाउन किया, पावर ऑफ किया, फिर उसके बाद दोबारा से उसको स्टार्ट करना, दोबारा से उसको ऑन करना जो है वो कोल्ड बूट कहलाता है। और वार्म बूट क्या है? जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, जब हम कंप्यूटर का पावर ऑफ कर रहे होते हैं या शट डाउन कर रहे होते हैं तो वहाँ दो ऑप्शंस आते हैं, एक शट डाउन का आता है और दूसरा जो है वो रीस्टार्ट का होता है। तो अगर हम रीस्टार्ट प्रेस करते हैं तो ये वार्म बूट कहलाता है। बेसिकली होता ये है कि वार्म बूट में कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली
अपने तमाम जो रिसोर्सेज होते हैं, तमाम जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो उनको जो है वो ऑफ़ नहीं करता, उसके बाद दोबारा से वो उनको स्टार्ट कर देता है। तो ये वार्म बूट के उसमें आता है। बूटिंग प्रोसेस में जो है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है कर्नल होता है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये आमतौर पर हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आ जाती हैं। यानी हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क के अंदर तो स्टोरेज है ना, तो वहाँ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टोर हुआ है परमानेंटली। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो जब या बूटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, तो जब तब जो है वो कर्नल और कुछ इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस, तो वो कॉपी हो जाते हैं हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में, या मेन मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो ये कर्नल क्या है? कर्नल जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मैनेज कर रहा होता है मेमोरी को, डिवाइसेस को, सिस्टम क्लॉक को, डिफरेंट जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग है वो, और डिवाइसेस को जो है वो किस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, रिसोर्सेज जो है वो किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस को जो है वो अलाउ करने हैं, एलोकेट करने हैं, ये तमाम काम जो है वो कर्नल परफॉर्म कर रहा होता है। तो कर्नल क्या है? कर्नल जो है वो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज कर रहा होता है, यानी ये जितना भी हमने पढ़ा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट कर रहा होता है मेमोरी की, डिवाइसेस की, सिस्टम क्लॉक की, और बाकी जो चीज़ें हमने देखी हैं वो सारी की सारी जो है वो कर्नल परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है कि एप्लीकेशन को जो है वो स्टार्ट करना है, जितनी भी एप्लीकेशन ने स्टार्ट होना है उन तमाम को कर्नल स्टार्ट करा रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, लाइक डिवाइसेस हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इन इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, डाटा है, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, तो इनकी असाइनमेंट भी कर्नल करा रहा होता है। और जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, जब तक कंप्यूटर हमारा जो है वो वर्किंग में होता है, तब तक कर्नल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, परमानेंटली मेमोरी में मौजूद रहता है। तो कुछ जो है वो मेजर इवेंट्स हैं जो कि बूटिंग प्रोसेस में होते हैं इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी ये जो है अब क्या हो गया, स्टेप्स हो गए बूटिंग प्रोसेस के, स्टेप्स के जो है वो बूटिंग कैसे स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर पावर को रिसीव करता है और उस पावर को डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनमें जो डिवाइसेस अटैच्ड हैं कंप्यूटर के साथ, उनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर उनको रिसीव करके इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रिक पावर को, उसको जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद बायोस प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बायोस इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो बायोस जो है वो स्टार्ट होती है। बायोस जब स्टार्ट होता है तो बेसिकली रोम जो है वो पावर रिसीव करती है, यानी वो रोम के अंदर जो है वो पावर आती है, और उसके बाद जो है वो बायोस के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए बायोस में जो बायोस के अंदर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब तक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता मेमोरी में, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बायोस से इंफॉर्मेशन ली जाती है। उसके बाद जो है वो बायोस चेक कर रहा होता है, पोस्ट टेस्ट करता है। पोस्ट टेस्ट जो है वो क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, आइदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली, आइदर दे आर रनिंग प्रॉपरली। अगर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो जो है वो कंप्यूटर बीप करके आगे चला जाता है, और अगर इफ़ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो कंप्यूटर जो है वो ज़ाहिर है उसको स्टॉप कर देगा। तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है कि तमाम जितने भी डिवाइसेस हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनका रन करना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर तमाम कंपोनेंट्स जो है वो प्रॉपरली रन कर रहे होंगे तो बायोस जो है सबसे पहले जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के अटैच हैं, जितने भी कंपोनेंट्स अटैच हैं,
उनकी सेटिंग्स को चेक करता है और उसको डिस्प्ले कराता है उनकी सेटिंग्स को। अगर कहीं एरर आ जाता है तो कंप्यूटर दोबारा से फिर बीप करता है और एक एरर मैसेज आ जाता है कि जी ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को जो है वो ऐसे जो है वो किस तरीके से जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सकता है। अगर 3 एंड 4 स्टेप यानी बायोस की पावर पोस्ट टेस्टिंग और उसके बाद जो है वो तमाम फंक्शन जितने भी उनका प्रॉपरली रन करना, अगर ये दोनों स्टेप्स जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, एरर फ्री होते हैं, उसके बाद जो है वो बायोस क्या करता है कि बायोस जो है वो सर्च करना शुरू कर देता है सिस्टम फाइल्स को, ताकि वो जो है वो ईज़िली रन करना स्टार्ट कर दें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और उसके बाद उसको जो है वो रैम में लोड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो बायोस कर्नल को लोड करता है, कर्नल को, या इसको हम कोर भी कहते हैं, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर फ़र्ज़ करें डाउनलोड अपना रैम के अंदर अगर नहीं है तो फिर ये क्या करता है, ये लोड करता है कर्नल को या फिर उसके कोर को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिर वो कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके बाद उसको ओवरटेक कर लेता है, संभाल लेता है, जितने भी काम होते हैं सारे के सारे फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। उसके बाद जो है वो हमारा जो प्रोसेस है लोडिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें यूज़र से जो है वो रिक्वायर किया जाता है यूज़र नेम पासवर्ड, और उसके बाद जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे रिलेटेड वो जो है बैकग्राउंड में प्रोग्राम जो है वो बैकग्राउंड में अपने वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, और यूज़र के पास जो है वो मेन इंटरफेस स्क्रीन आ जाती है जहाँ पर जो है वो यूज़र इजीली जो है वो काम कर सकता है। उसके बाद जो है वो आता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप था हमारा बूटिंग का। बूटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है जब यूज़र इंटरफेस आ जाता है, तो यूज़र इंटरफेस के बाद जो है वो बूटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है बूटिंग प्रोसेस में नेक्स्ट जो है स्टेप है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली ये होता है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज़ द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी, कि हमने जो मेन मेमोरी है उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे हमने ऑप्टिमाइज़ करना है या एफिशिएंटली जो है वो हमने यूज़ करना है। तो आमतौर पर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराने के लिए, प्रोग्राम्स को स्टोर कराने के लिए जो है वो रैम होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं टेम्परेरी अगर हमने उनको एग्जीक्यूट कराना है या उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराना है तो वो स्टोर होती हैं रैम में। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर देता है कुछ एरिया फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, और जैसे ही एलोकेशन जो है वो हो जाती है मेमोरी की, तो उसके बाद जो है वो जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो उसको डी एलोकेट कर दिया जाता है। यानी एलोकेशन और डी एलोकेशन का प्रोसेस प्रोग्राम्स को मेमोरी का जो एरिया होता है वो होता रहता है, चलता रहता है। तो आमतौर पर जो है वो अगर रैम जो है वो ना काफ़ी है, अगर रैम जो है वो कंप्लीट इतनी ज़्यादा उसकी जो है कैपेसिटी नहीं है कि उन प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को जो है लोड करा सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कहता है कि कुछ पार्ट हार्ड डिस्क का, कुछ पार्ट जो है वो एडिशनल रैम के तौर पर यूज़ कर लेता है। सो यानी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी प्रोग्राम होगा उसको सीपीयू जो है सर्च आउट करेगा रैम में। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द रैम देन उसको सर्च किया जाएगा एडिशनल रैम में। एडिशनल रैम याद रखिएगा कि एडिशनल रैम जो है वो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क का एक पार्ट होती है बेसिकली, वो जिसे हम एडिशनल रैम या एक्स्ट्रा जो है वो रैम के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो बाकी उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा, यानी रैम जो है कुछ प्रोग्राम्स जो है वो रन कर रहे होंगे रैम में, और बाकी जो रिमेनिंग उनका होगा वो हार्ड डिस्क के उस पार्ट पर होगा या एडिशनल रैम पर होगा। इसे हम बेसिकली जो एडिशनल रैम है इट इज़ नोन एज वर्चुअल मेमोरी, इसे हम वर्चुअल मेमोरी का बेसिकली नाम देते हैं। तो आमतौर पर वो जो एरिया जिसे हम वर्चुअल मेमोरी का नाम दिया है या एडिशनल हार्ड डिस्क के तौर पर जो है वो एडिशनल रैम के तौर पर जो हार्ड डिस्क का पार्ट यूज़ हुआ है उसे हम स्वैप फाइल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वैप फाइल। यानी स्वैप फाइल क्या है? स्वैप फाइल जो है एरिया जो कि आपका वर्चुअल मेमोरी के तौर पर जो है वो यूज़ होता है, और ये आमतौर पर यूज़ होता है टू एक्सचेंज द डाटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। यानी ये जो स्वैप फाइल है वर्चुअल मेमोरी का एरिया,
ये आमतौर पर डाटा को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान जो है वो एक्सचेंज करा रहा होता है, एक्सचेंजिंग करा रहा होता है। तो ये डाटा और प्रोग्राम्स जो कि एक गिवन टाइम, एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये जो एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा है मेमोरी एंड हार्ड डिस्क में, इट इज़ कॉल्ड पेजिंग। ये क्या कहलाता है? ये पेजिंग कहलाता है। यानी एक्स्ट्रा जो है पार्ट प्रोग्राम्स का, इंस्ट्रक्शंस का, इसे हम पेज कहते हैं और इसको हम पेजिंग कहेंगे। तो आमतौर पर जो स्वैपिंग होती है, स्वैप जो फाइल्स होती हैं, इसे हम जो है वो पेजिंग कहते हैं। यानी पेजिंग क्या है? पेजिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज डाटा बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क, यानी हम क्या कर रहे होते हैं? एक्सचेंज करा रहे होते हैं डाटा और मेमोरी को, इसको हम पेजिंग कहेंगे। तो एक और कॉन्सेप्ट आता है फिर थ्रेशिंग का। थ्रेशिंग का ये है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, ऐसी सिचुएशन समटाइम्स आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा होता है ड्यू टू पेजिंग, यानी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द हार्ड डिस्क। तो इसको हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो है वो प्रोसीजर है, ये थ्रेशिंग कहलाता है। यानी वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम इन पेजिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। ओके जी, ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट था। मेमोरी मैनेजमेंट जो है, इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट के बाद जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन आता है, दैट इज़ जॉब स्केड्यूलिंग। जॉब, व्हाट आर जॉब्स? सबसे पहले तो जॉब का समझना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, इज़ नोन एज जॉब। तो जॉब में आमतौर पर एग्जीक्यूशन हो रही होती है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की, या फिर ये है कि इनपुट आ रही होती है, एग्जीक्यूशन हो रही होती है, देन उसको जो है वो डिस्प्ले करा दिया जाता है यूज़र को। और इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली डिटरमिन कर रहा होता है कि इनको किस ऑर्डर में या किस तरतीब में इनको जो है वो हमने एग्जीक्यूट कराना होता है। तो बेसिकली एक क्राइटेरिया है FCFS। FCFS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो इंस्ट्रक्शन पहले आएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। यानी एग्जीक्यूशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसके अलावा जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे काम हो रहा होता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो एग्जीक्यूट कराना होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें एक डिवाइस जो अगर बिज़ी है कोई भी काम करने के लिए, तो उसमें जो है वो बिज़ी है, तो हम क्या करेंगे? सपोज़ प्रिंटर है, प्रिंटर जो है वो कोई काम कर रहा था, बिज़ी था किसी भी ख़ास स्केड्यूल में, ख़ास वक्त में, तो इंस्ट्रक्शंस को, जो आने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ख़ास एरिया में स्टोर करा दिया जाता है, जिसे हम बफर एरिया कहते हैं। यानी मेमोरी का ऐसा एरिया जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है वो स्टोर होती हैं, वो बफर कहलाता है। और बफर जो है वो सपोज हमारे पास, जैसे मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी है, तो 3 अगर इंस्ट्रक्शंस हैं, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो 2 इंस्ट्रक्शंस को जो है वो बफर में स्टोर करा दिया जाएगा। तो इसको हम, इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। यानी ऐसा स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं या वेटिंग जॉब्स हैं, दे आर बीइंग सेंट टू बफर। यानी वो बफर में चली जाती हैं और वो एक क्यू में आ जाती हैं, एक लाइन में आ जाती हैं। तो जैसे ही जो प्रिंटर है वो फर्स्ट जॉब अपनी कंप्लीट करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट जॉब जो है वो बफर से उठाता है, उसको एग्जीक्यूट कराता है, और इस तरीके से जो है वो प्रोग्राम्स जो है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। एंड इट इज़ आल ड्यू टू प्रिंट स्पूलर। यानी प्रिंट स्पूलर जो है वो इसको कहते हैं हम कि इंस्ट्रक्शन जो है वो बफर से उठा के उनको क्या कर रहे होते हैं, हम उनको 1 बाय 1 जो है वो प्रिंट करा रहे होते हैं। उसके बाद जॉब स्केड्यूलिंग के बाद जो है वो 4th स्टेप हमारे पास है डिवाइस कंट्रोलिंग का। डिवाइस कंट्रोलिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अब जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के
इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी है, दिस ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है इन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन तमाम डिवाइस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और ये कंट्रोलिंग कैसे होती है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स की, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो कि इनकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक आपके डिवाइस ड्राइवर्स, तो वो जो है यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ये बता रहा होता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस। तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाता है डिफरेंट डिवाइसेस को। हर जो सॉफ्टवेयर है, हर जो डिवाइस है जो कि अटैच्ड है कंप्यूटर के साथ, उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन कमांड्स, इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस टू रन द सिस्टम। तो सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है या लोड जब स्टार्ट होता है तो ये ड्राइवर्स को लोड करता है और उसके बाद जो है कंप्यूटर हमारा रन करता है। सपोज़ कोई भी ऐसा डिवाइस है जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा विदाउट डिवाइस ड्राइवर, तो अगर हमारे पास डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है इसे अपने सॉफ्टवेयर में से पहले उसको इंस्टॉल करेगा और देन उसके बाद जो है वर्किंग स्टार्ट करेगा। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो .drv होती है। तो आमतौर पर बहुत से जो है विंडोज़ के अंदर बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ज़ाहिर है जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स या जितने हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच हैं उतने ही इसके साथ जो है वो हमारे डिवाइसेस जो है वो उतने ही अटैच होते हैं। तो जितने डिवाइसेस अटैच हैं उतने डिवाइस ड्राइवर्स हैं। जैसे ही हम कोई डिवाइस जो है वो अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन करना वो डिवाइस स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। यानी हमने डिवाइस लगाया और ऑटोमेटिकली ड्राइवर सर्च आउट होकर उस पर इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो दिस टर्म इज़ नोन एज प्लग एंड प्ले। मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स अटैच्ड डिवाइसेस एंड देयर ड्राइवर और उसके बाद जो है वो उनको इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद है एक्सेसिंग द वेब। वेब मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। वेब इज़ द टर्म यूज फॉर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आमतौर पर जो है वो यूज़र को कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग ISPs। इन ISPs के साथ उनको जो है वो कनेक्ट कराता है। इसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी वेब ब्राउज़र्स या ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं। वेब ब्राउज़र जो है वो आमतौर पर वेबसाइट्स वगैरह को देखने के लिए, इंटरनेट पर सर्चिंग करने के लिए या ईमेल्स वगैरह करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। लाइक फॉर गूगल इट्स गूगल क्रोम। तो उनकी हेल्प से क्या करता है कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से क्या मुराद है? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से मुराद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो कंप्यूटर की वर्किंग है कि कंप्यूटर जो है वो कैसे काम कर रहा है, कंप्यूटर के साथ जो डिफरेंट हार्डवेयर जो इंस्टॉल हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। लाइक प्रोसेसर होता है, डिस्क होती हैं, मेमोरी होती है, नेटवर्क्स होती हैं, जितने भी अटैच्ड होते हैं। तो इन तमाम के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम जो कि चेक करता है। बेसिकली वो रिपोर्ट सी बन जाती है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को चेक करने के बाद उनकी फंक्शनिंग जो है वो चेक की जाती है कि आइदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देन वी हैव हाउसकीपिंग सर्विसेज। What is housekeeping services? Housekeeping services means management of file.
लाइक कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइल्स को स्टोर कराना है या उनको मैनेज करना है। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है हाउस कीपिंग सर्विसेज के लिए फ़ाइल मैनेजर का, जो कि डिफरेंट फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है। और इनके जो काम होते हैं, अगर सपोज़ डिस्क पर किसी फ़ाइल को फॉर्मेट कराना है या कॉपी कराना है, तो उस पर्पज़ के लिए जो है ये डिफरेंट जो डिस्क्स होती हैं उनको कॉपी कराना, उनको फॉर्मेट कराना, ये जो है वो हाउस कीपिंग सर्विसेज में आता है। डिस्प्लेइंग ए लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन ए स्टोरेज मीडियम, इन क्या करते हैं, स्टोरेज मीडियम पर जो है वो डिस्प्ले कराना फाइल्स की लिस्ट की कौन कौन सी फाइल्स जो है वो स्टोरेज मीडियम में स्टोर हैं। ये काम जो है वो होता है हाउस कीपिंग सर्विसेज का। चेकिंग द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस ऑन अ स्टोरेज मीडियम, के जो स्टोरेज मीडियम है वहाँ पर कितनी अमाउंट जो है वो मौजूद है, स्टोरेज डिवाइसेस पर, डिस्क पर कितनी जो है वो अमाउंट है स्टोरेज की, कितना जो है वो यूज़ हो चुकी है, कितनी जो है वो बाकी रहती है, रिमेनिंग जो है वो कितना हम डाटा स्टोर करा सकते हैं, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। देन है ऑर्गेनाइजिंग, कॉपीइंग, रीनेमिंग और मूविंग फाइल्स। ऑर्गेनाइजिंग एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन में, एक ख़ास तरतीब में उनको जो है वो डाटा को, जो डाटा होता है उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टोर करवाना, ये जो है वो आता है हाउस कीपिंग सर्विसेज में। और डाटा अपना जो फाइल्स होती है उनको कॉपी कराना एक जगह से दूसरी, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, या एक डिस्क से दूसरी डिस्क में जो है वो इनको कॉपी करके रखना। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी रीनेमिंग है, नाम चेंज करना है अगर तो वो, या फिर फाइल्स को मूव कराना। मूव से मुराद होता है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे, नई जगह पर जो है उनको रख देना, स्टोर करवा देना। ये दीज आर हाउस कीपिंग सर्विसेज। एंड एंड में आता है क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, कि ये जो है वो शॉर्टकट्स उनके जो जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो रन कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हमें बजाय इसके कि उसकी लिस्ट में जाके ढूंढने के, तो उनके शॉर्टकट क्रिएट कर देता है, सो दैट यूज़र को अगर वो यूज़ करना है तो इजीली वो वहाँ जाके क्लिक कर देगा या डबल क्लिक करेगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर है ओपन होगा और वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है कंट्रोलिंग नेटवर्क्स, यानी 8th नंबर पे है कंट्रोलिंग नेटवर्क्स। कंट्रोलिंग नेटवर्क्स में हमारे पास जो है वो कुछ इसमें आता है हमारे पास बेसिकली नेट ओएस या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि नेटवर्किंग के सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग जो है नेटवर्किंग के लिए यूँ समझ लें कि स्पेशल किस्म के NOS होते हैं या नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक नेटवर्क जो है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है कि किस तरीके से डिफरेंट यूज़र्स जो है वो एक नेटवर्क पर कैसे कैसे रिसोर्सेज को जो है वो शेयर कर सकते हैं। यानी डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है वो रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको शेयर करना जो है वो नेटवर्क पर कंट्रोलिंग नेटवर्क में आता है। इसके अलावा जो है इन रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज इन द सेंस कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज में हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, हार्डवेयर होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो ये अगर नेटवर्क पर मौजूद हैं तो इसको जो है वो कंट्रोल करना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि वो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम इजीली जो है प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, हार्डवेयर डिवाइसेस को, तमाम को जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकें। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है बेसिकली? सिक्योरिटी इज़ दी प्रिवेंशन फ्रॉम इलीगल यूज़ और इलीगल एक्सेस, कि हमारा जो डाटा है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनका इलीगल एक्सेस ना हो। सिर्फ वो यूज़र्स हु आर एलिजिबल
फॉर द यूजेज आर अलाउड टू यूज़, या जिनको हमने ऑथोराइज़ किया हुआ है। अब ऑथोराइजेशन उनको कैसे दी जाती है? ऑथोराइजेशन के लिए जो है वो सिस्टम के लिए आमतौर पर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो यानी कि आईडी और पासवर्ड है, उसके थ्रू ये होता है कि सिक्योरिटी मेंटेन रहती है सिस्टम की, कि हर यूज़र को हर वो बंदा जिसको कंप्यूटर को यूज़ करना है तो वो क्या करता है, वो यूज़र से आईडी लेता है और यूज़र से जो है वो पासवर्ड लेता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो हो जाते हैं, उसको फिर उसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो अब वो बंदा सिर्फ लॉगिन कर सकेगा जिसके पास जो है वो पासवर्ड होगा, या जिसको जो है वो यूज़र आईडी जो है वो असाइन की गई होगी। हर बंदा जो है वो आइडेंटिफाई होता है, कंप्यूटर पहले उसको आइडेंटिफाई करता है उसके नेम से, या फिर उसके जो है वो उसको जो पासवर्ड दिया गया है उससे। और पासवर्ड भी डिफरेंट टाइप का होता है। पासवर्ड जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। समटाइम्स हम जो है वो फिंगरप्रिंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम कोई पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम्स वी आर यूजिंग सम कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर पासवर्ड। सो ये जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो पासवर्ड्स होते हैं जो कि सिस्टम यूज़ करता है फॉर इट्स सिक्योरिटी, टू मेंटेन इट्स सिक्योरिटी। अब ये जो जितने भी काम होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, तो ये बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि डिफ़ाइन कर रहा होता है कि किस यूज़र को किस लेवल की एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करनी है। और ये एक्सेस जो है वो सम यूज़र्स हैव फुल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, और कुछ जो है वो उनको एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये जो है इतना डाटा, इस डाटा को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है वो इस यूज़र, ये वाले यूज़र्स जो हैं वो इस डाटा को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा जो है वो डाटा क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए इसकी जो है वो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम होती है। सो नंबर 10 पे है प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जो है, यूज़र इंटरफेस से मुराद ये होता है कि यूज़र को जो है वो कंप्यूटर और यूज़र जो है वो कैसे, हाउ दे विल इंटरेक्ट ईच अदर, कि कंप्यूटर को जो है वो यूज़र कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए जो है वो आमतौर पर डिफरेंट तरह के जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कुछ जो है वो CLI होते हैं, CLI आर नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस। कुछ जो है वो मेन्यू ड्राइवन होते हैं इंटरफेसेस, और कुछ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं। अब इसमें हमारे पास अभी हम जो डिटेल्स देखते हैं CLI की, मेन्यू ड्राइवन इंटरफेसेस की और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, तो ये जो है हम अब आगे देखेंगे कि इनकी जो है वो क्या क्या हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है हमारा, कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो ऐसा इंटरफेस होता है जो कि कम्युनिकेट कराने के लिए कमांड्स को यूज़ करता है, यानी डिफरेंट किस्म की कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस जो है वो यूज़ की जाती हैं कि हम कीबोर्ड के ज़रिए हमने कमांड्स को कैसे लिखना है, यानी हमें कमांड्स याद होने चाहिए अगर हमें कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना है। जैसे हमारे पास है डॉस इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आमतौर पर कमांड्स को यूज़ करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसमें आमतौर पर जो है वो कमांड्स जो कि यूज़ होती हैं, लाइक अगर हमें डाटा को कॉपी कराना है तो उसके लिए हमें कॉपी लिखना पड़ेगा। अगर हमें उसको, उस फाइल को, इसको कॉपी किया, उसको पेस्ट करना है तो फिर हमें पेस्ट लिखना पड़ेगा, यानी कॉपी पेस्ट की कमांड्स जो है वो हमें लिखनी पड़ेंगी। कॉपी पेस्ट की हम कमांड्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी जो है वो डायरेक्टरी को या ड्राइव को चेंज करना है तो हमें CD लिखना पड़ेगा, यानी उसकी लोकेशन अगर हमें करनी है, या अगर हमने उसको क्रिएट करना है, क्रिएट डायरेक्टरी करनी है, इसे हम MD की कमांड है, मेड डायरेक्टरी, तो हमने उसको बनाना है तो उसके लिए जो है वो हम MD यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट किस्म की जो है वो हम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं कमांड लाइन जो है वो इंटरफेस के नाम से जो है वो हम इनको जानते हैं। ये बेसिकली जो कमांड लाइन इंटरफेस है,
इट इज़ टू टफ टू यूज़, बिकॉज यूज़र को कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, यूज़र जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। लाइक अगर उसने कॉपी करना है तो उसको फिर याद करना पड़ेगा पूरा COPY कॉपी। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कैपिटल का स्मॉल बन जाता है, स्मॉल का कैपिटल बन जाता है, या कहीं स्पेस नहीं आ रही होती और हम स्पेस दे देते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस कमांड को। यानी उस कमांड के लिए एग्जैक्ट उस कमांड का याद होना ज़रूरी होता है। तो ये जो है काफ़ी टफ हो जाता है इसको, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है कमांड्स का, उसको वो सही होना, वो याद होना प्रॉपरली जो है वो ज़रूरी होता है। तो कुछ जो है वो जैसे सपोज हमारे पास जो है वो डॉस है, या फिर कुछ वर्जन्स हैं यूनिक्स के, ये यूनिक्स, लाइनक्स, ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं डिफरेंट। तो इनके कुछ यूनिक्स के कुछ वर्जन्स जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, या कमांड लाइन को यूज़ करते हैं फॉर वर्किंग। उसके बाद मेन्यू ड्राइवन इंटरफेसेस, यानी सेकंड वाला जो हमारे पास वो क्या है, मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस है। तो मेन्यू ड्राइवन से क्या मुराद है, मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस से मुराद ऐसा इंटरफेस है जो कि यूज़ करता है मेन्यूज़ को। डिफरेंट जो है वो मेन्यूज़ यूज़ होते हैं टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। मेन्यू जो है, मेन्यू ड्राइवन जो है बेसिकली एक हमने जिस भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए जो है वो मेन्यू आ जाएगा, आगे मेन्यू ओपन हो जाएगा। सपोज़ हमें किसी फ़ाइल को ओपन करना है तो उसके लिए एक मेन्यू ओपन हो जाएगा कि न्यू फाइल है, ओपन है, सेव एज है, क्लोज है, प्रिंट है, एग्ज़िट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो उसके साथ उसके ऑप्शंस आ जाते हैं, और हम उनमें से वो जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में से किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करके, सपोज हमें न्यू फाइल बनानी है तो उसके लिए हम न्यू को क्लिक कर देंगे, यानी न्यू पे जो है वो हम क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। या फिर अगर हमें ओपन करना है नई जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल थी, कोई फाइल हमने पहले से बनाई हुई थी, उसको हमने किसी नाम से स्टोर किया हुआ था, सेव किया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है वो ओपन कर लेंगे। उसके बाद सेव का आता है, सपोज़ हमने सेव करना, कोई फ़ाइल हम बना रहे थे, हम वर्किंग कर रहे थे किसी फ़ाइल पर, तो सेव के ऑप्शन में सेव को जाके क्लिक करेंगे तो सेव जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके से फ़ाइल कोई रन हो रही थी और हमने उसको क्लोज़ करना है तो उस ऑप्शन में जाके हम क्लोज़ को जाके ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्लोज़ का, तो वो फ़ाइल जो है वो हमारी क्लोज़ हो जाएगी। और अगर हमें उसका प्रिंट निकालना है फ़ाइल का, तो हम प्रिंट पे जाके क्लिक करेंगे तो वो फ़ाइल जो है वो हमारी प्रिंट के लिए चली जाएगी। अगर हमने उस मेन्यू से बाहर आना है, अगर हमें मेन्यू से बाहर निकलना है तो उसके लिए जो है वो प्रिंट की कमांड जो है वो आती है, एग्ज़िट की कमांड आती है। यानी प्रिंट तो आपने करा लिया, उसके बाद जो है वो एग्ज़िट की, अगर हमें मेन्यू से बाहर आना है तो उसके लिए हमें एग्ज़िट जो है वो प्रेस करना है तो एग्ज़िट हो जाएगा। तो मेन्यू ड्राइवन जो है ये ईजी है, इट इज़ ईजी टू यूज़, बिकॉज इसमें मेन्यूज़ यूज़ होते हैं। हम मेन्यू को जाके क्लिक करते हैं और मेन्यू पे जिसको भी ऑप्शन को आपने क्लिक करना है आप कर लेते हैं। हमें वो सिंटैक्स कमांड्स का याद नहीं करना पड़ता, हमें जस्ट जाके उस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद हमें उसके लिए जो है वो किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है आगे किसी भी ऑप्शन में मज़ीद जो है वो उसको याद करने की, या कुछ वो सामने हर चीज़ जो है वो मौजूद होती है। फाइल्स, एडिट, सर्च, व्यू, ऑप्शंस, हेल्प, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हमारे पास उसके मेन्यू में वो तमाम जो है वो अवेलेबल होते हैं हमारे पास ऑप्शंस, जो हम सेलेक्ट करना चाहें और जिसके थ्रू जो है वो हम जाके उस फाइल को ओपन करना चाहें। उसके बाद जो है वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें आपको जो है विजुअली जाके ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने इंटरेक्शन करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने इंटरेक्ट करना है, बट विजुअल इन्वायरमेंट में जाके।
जैसे हम आम तौर पर मोबाइल्स यूज़ कर रहे होते हैं, या हम आम तौर पर जो है वो अपना जो जो डिवाइसेस हैं हमारे हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक कंप्यूटर्स हैं, लाइक लैपटॉप्स हैं, पीडीएस हैं, दे बेसिकली हैव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर मेन्यूज़ की बजाय, मेन्यूज़ तो इसमें नहीं होते हैं, मतलब इसमें जो है वो हम डिफरेंट लाइक मेन्यू ड्राइवर है तो उसमें सिर्फ मेन्यूज़ होंगे, इसमें सिर्फ मेन्यूज़ नहीं होते, बल्कि इसमें आइकन्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसका अपना एक आइकन होगा, उसका अपना मेन्यू होगा, हम वहाँ से जाके उसको क्लिक करके उसको ओपन करके जो हम वहाँ से ऑप्शंस देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो विंडोज़ होती हैं, मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, ताकि हम जो है वो यूज़र जो है वो सिलेक्ट करे कमांड्स को मेन्यूज़ के साथ, मेन्यू से, और उसके बाद जो है वो अपना पॉइंटिंग डिवाइसेस, जैसा कि हमारे पास माउस होता है, माउस को जाके वहाँ माउस को लेके जाके क्लिक करना है जस्ट, और उसके बाद जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसमें माउस का ज़्यादा यूज़ होता है, या पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है कीबोर्ड का यूज़ होता है, या फिर मोस्टली जो है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस का, लाइक आपके पास जो है वो माउस है उसका यूज़ जो है वो ये ज़्यादा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। तो आमतौर पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे होते हैं, और इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, क्योंकि हमें इसमें कमांड्स याद नहीं करनी पड़ती, हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, हम जस्ट जाके उसके जो है वो जो ग्राफिकली जो उसका व्यू आ रहा होता है, वहीं पर ही हमने जिस प्रोग्राम को ओपन करना है, जिस प्रोग्राम पे जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, हम जस्ट जाके क्लिक कर देते हैं, बाकी फंक्शनलिटीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और यूज़र फ्रेंडली होता है। इसमें हमारे पास जो है वो विंडोज़ आती है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, और कुछ जो है वो हमारे GUI के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं। तो GUI जो है इसके कुछ, यानी GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो इसके जो है वो कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला जो है वो हमारे पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद है ये हमें ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कि हम जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिससे यूज़र की जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, यूज़र उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेता है उस इन्वायरमेंट को। इवन छोटा बच्चा जो है वो भी उसको ईज़िली यूज़ कर रहा होता है, जबकि वो पढ़ लिख नहीं सकता, उस छोटे बच्चे को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, लेकिन वो जस्ट उसके विजुअली जो है वो उसको याद कर लेता है कि ये ऐसे है, और अब ये जो है, ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है, ये मेरी गेम जो है, ये मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो इसको इजीली जाके जो है वो उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेता है, क्योंकि इसे हम ये इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, यानी जहाँ इसको यूज़ करना इजी है वहाँ उसको अंडरस्टैंड करना भी वेरी इजी। उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है। अट्रैक्टिव से क्या मुराद है? अट्रैक्टिव से ये मुराद है कि ये कलरफुल होता है, डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट फॉन्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसकी तरफ जो है वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इसको जो है वो ईज़िली यूज़ कर लेते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज़ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो लर्निंग हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है बाय यूजिंग दीज टूल्स। और इसको यूज़ करना भी इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, बिकॉज इट प्रोवाइड्स बटन्स, मेन्यूज़, आइकन्स, और यूज़र को कमांड्स नहीं याद करनी पड़ती। यूज़र को अगर फ़र्ज़ करें जो है वो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, तो ऊपर क्रॉस का जहाँ पर होगा निशान बना हुआ होगा, तो वो उस क्रॉस पे जाके जो है वो सिंपली क्लिक करेगा, और जो प्रोग्राम है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरीके से मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, तो ऊपर जो है वो उसके
आमतौर पर बना हुआ होता है टाइटल बार पर। टाइटल बार जो है वो ऊपर ऊपर एक बार होता है जिस पर डिफरेंट जो है वो टाइटल्स दिए हुए होते हैं, तो यूज़र जाके इजीली उस पर क्लिक करता है और वो जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये थोड़े से आगे जो है वो डिफरेंसेस हैं, हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो CLI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो उसको हम देखते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस जो है उसको यूज़ करना टफ़ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसको यूज़ करना इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज CLI में हमें कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, हमें उन इंस्ट्रक्शंस को बाय हार्ट लर्न करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ता है एज इट इज़। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक आ जाए तो मुश्किल होता है और वो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। और दूसरा जो है इन दोनों का जो है वो कंट्रोल बहुत जो है वो मतलब डिफरेंस है। कमांड लाइन जो है फाइल सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम पर ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और जो GUI है इट प्रोवाइड्स लेस कंट्रोल ऑफ फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्योंकि यूज़र जो है इसको इजीली यूज़ कर लेता है। यूज़र पासवर्ड्स और ये चीज़ें इजीली जो है वो बिकॉज इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, तो इसीलिए जो इसका कंट्रोल है वो लेस कंट्रोल होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आता है। मल्टीटास्किंग का जो है वो डिफरेंस आता है इन दोनों में। तो मल्टीटास्किंग ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस में मल्टीटास्किंग होती है बिकॉज कमांड लाइन इंटरफेस में जो है वो कुछ ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल टास्क को शो कराना इट इज़ क्वाइट टफ फॉर CLI। बट GUI इसमें जो है वो यूज़र इजीली मल्टीपल चीज़ों को जो है वो देख सकता है, इजीली व्यू कर सकता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स वो ओपन करके इसीलिए जो है वो कोई काम भी कर रहा होगा, साथ में उसने सॉन्ग भी प्ले किया हुआ होगा, साथ में वो गेम भी खेल सकता है। तो मल्टीपल टास्क जो है वो एट ए टाइम यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद स्पीड है। स्पीड में ये है कि जो CLI होते हैं उसमें जो है वो यूज़र को कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि यूज़र जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए कमांड्स लिख के तो जो है वो इजीली मतलब कमांड्स लिख के यूज़र जो है उसको एक्सेस कर सके। बट इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोस्टली जो है वो माउस यूज़ होता है बिकॉज इसमें जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस में जो है वो ये कमांड लाइन इंटरफेस ज़रा स्पीडी होता है बिकॉज हम इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है, और इसमें जो है GUI में जो है वो माउस जो है वो माउस के ज़रिए हम क्लिक करके काम कर रहे होते हैं, तो ये ज़रा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद जो है वो स्क्रिप्टिंग का है। स्क्रिप्टिंग ये है कि जो है वो इजीली यूज़र जो है वो स्क्रिप्ट कर सकता है कमांड्स को ताकि वो किसी भी जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकता है। और GUI जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता स्क्रिप्टिंग की या सीक्वेंसिंग ऑफ कमांड्स की। सो ये जो है हम स्क्रिप्टिंग जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।